गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय चौहान सर। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं, जीवन परिचय श्याम प्रकाश जी का। श्याम प्रकाश जी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि श्री श्याम प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। किस्सा गोई क्या होती है? जो भी किस्से हम एक दूसरे को सुनाते हैं, जो भी कहानियाँ होती हैं वो किस्से ही होते हैं, वो होती है किस्सा गोई शैली। तो इस प्रकार से हमने आज स्वयं प्रकाश जी को जाना। स्वयं प्रकाश जी का लेखक परिचय मैंने आपको पहले भी आपको एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास भेजा है, वो आपने नोट भी किया है। आज हम इनके द्वारा रचित प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज उसके बारे में जानेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ क्या है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। ध्यान दीजिए, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। मैं बात कर रहा हूँ नेताजी का चश्मा नामक कहानी की। नेताजी का चश्मा नामक कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि हम सभी के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और देशभक्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं कि हम सीमा पर ही जाकर सेना में भर्ती होकर देश की भक्ति की भावना को प्रदर्शित करें। हम कहीं भी रहकर जो है अपने देशभक्तों का सम्मान करके देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज हम नेताजी के चश्मा पाठ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आप देखिए, ये किताब है क्षितिज भाग 2। किताब का नाम है क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में संकलित प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, ये कहानी है श्री स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित। मैंने आपको स्वयं प्रकाश जी का लेखक परिचय करवाया था कल। आपने अपनी नोटबुक में नोट किया होगा और उसे सभी बच्चे याद भी करेंगे। तो आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के बारे में पढ़ेंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। इसको हालदार साहब को। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल,
एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बना दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई? नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी कि हमारे जो देशभक्त हुए हैं, सब जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो प्रतिमा है उस पर ये कहानी श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में हमें ये बताया गया कि हमें देशभक्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे हमारे अंदर देश प्रेम होना चाहिए। तो अक्सर लिखा भी है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो इंसान नहीं पत्थर है, जिसमें देश का प्यार रहे। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या दिया, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ जो है मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी चश्मा पहनते थे, हम सभी को पता है कि नेताजी चश्मा पहनते, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान को खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह पहला प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा अधूरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े की नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। तो यहाँ पर पान वाले का एक चरित्र आता है। पान वाला एक काला मोटा आदमी, बड़ा ही खुशमिजाज और उसकी एक लंबी तोंद। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी।
पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला है, क्या करता है? हवलदार साहब कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। क्यों? गिराक आ गया समझो, तो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या कहता है? मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मूर्तिकार का नाम, क्या नाम था? मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से ही बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे जो चुका कर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़ और पान वाले के पास जाकर पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अभी एक बंद दुकान के सहारे अपना जो है बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने पाठ पढ़ाया है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो श्री श्याम प्रकाश जी का जीवन परिचय जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, वो सभी बच्चे लिखें और मेरे पर्सनल नंबर पर आप जो है अपना होमवर्क सेंड करें। मैं उसे चेक करूँगा और देखूँगा कि किन बच्चों ने जो मेरे द्वारा दिया हुआ काम है वो किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।